गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कुछ चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो मैम ने बेसिकली क्या क्या आपको बता दिया? आंसर राइटिंग पे ही हम भी चर्चा करेंगे। तो मेन मैम ने क्या बताया? हाँ, निष्कर्ष के कैसे भूमिका बनाना है। एक मिनट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो ही गया सब कुछ, समाप्त करें? चलिए चलिए, तो सब लोग एकदम नया फ्रेश शीट निकाल लेंगे। कुछ लोग को मैं वो डायग्राम बना चुका हूँ, जो पहले जिनके पास पहले से वो डायग्राम है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानबूझ के इस चीज़ को मैं लिखवाता हूँ ताकि आपको उससे एहसास हो। मैं पीपीटी पे भी लिख के आता तो आप समझ नहीं पाते उस चीज़ को। ठीक है, आज बात चल रही है आंसर राइटिंग की। आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग जो है, हम लोग इन जनरल हिंदी मीडियम में ही बात कर रहे हैं। तो हर साल एक या दो बच्चे को, एवरेज एक बच्चा स्टूडेंट को 400 प्लस मार्क्स आता है। किसमें? जीएस में। जीएस कितने मार्क्स का है? 1000 मार्क्स का है। उसमें 400 प्लस एक स्टूडेंट को आता है हिंदी मीडियम में। कभी कभी दो आ जाता है, दो से ज़्यादा मैंने नहीं देखा। और इंग्लिश मीडियम में देखिएगा तो वो कम से कम 50 स्टूडेंट को 450 के आसपास होता है। 50 स्टूडेंट को 450 के आसपास, मतलब 450 से ऊपर और 450 से नीचे 430, 440, 450, हाईएस्ट तो 475, 80, 94, 96। श्रुति शर्मा 496 मार्क्स थे। तो इन सब को देख के हमको हमेशा, खुद भी जब स्टूडेंट थे तो हमको हमेशा लगता था कि यूपीएससी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करता है हम लोग के साथ। हिंदी देख के ही मार्क्स नहीं देता है ना। और जब हम मेंटरिंग चालू किए, मेंटरिंग कर रहे हैं हम 6 साल से, उसके बाद जब स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टूडेंट काफ़ी सिलेक्ट भी हुए हैं। कृतिका मिश्रा भी सिलेक्ट हुई, इस बार देवेश भी हुआ, उससे पहले जतिन हुआ, अर्पित हुआ। तब अब जब रियलाइज करते हैं तो लगता है कि नहीं, यूपीएससी हिंदी मीडियम को ज़्यादा मार्क्स देती है। सीरियसली, मैं आपकी प्रूफ करूंगा आपको। ठीक है, तो सब लोग नया शीट निकाल के उसको हॉरिजेंटल उसको घुमा लें, क्योंकि उसी प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे डायग्राम। और बहुत मतलब 50 स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ जो है, ऐसा ही फॉलो होता है यूपीएससी में। जब आप एक तो ये एक कॉर्नर पे ऐसे बनाएंगे, पेज के लेफ्ट साइड में ऐसे डायग्राम बनाएंगे, राइट साइड में थोड़ा स्पेस छूटा होना चाहिए। उसके बाद ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग हेडिंग यूपीएससी जीएस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, ठीक है।
ब्लूप्रिंट। अच्छा, ये मेंस की बात चल रही है ना, तो यूपीएससी जीएस, बगल में मेंस भी लिख दूं। कितने मार्क्स का होता है, यहां पे लिखेंगे 1000 मार्क्स का। जब आपके पास, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आपने कहीं भी कोचिंग किया तो क्लास नोट्स आप पढ़ते हैं बार बार। प्रिंटेड मटेरियल मिलता है कि नहीं, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ते हैं। उसके अलावा आप कुछ रेफरेंस बुक पढ़ते हैं कि नहीं, रेफरेंस बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा, ये सब क्या है, रेफरेंस बुक्स हैं। जब ये आप पढ़ेंगे, खूब रिवीजन करेंगे, जम के रिवीजन करेंगे, और चले जाएंगे इसी के बदौलत, इसी के आधार पे यूपीएससी एग्जाम हॉल में, यूपीएससी एग्जाम, ऑब्वियसली मेंस की बात चल रही है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मार्क्स है आपका, ये 250 से 300 या 320, मान लो 320 जाएगा। 250 से 320 के बीच में, वैसे मैं 300 लिखता हूं, स्मार्ट बच्चे 320 भी ले आते हैं, मतलब 80 नंबर का एवरेज हर पेपर में, है ना। आप सीधे जाते हो, और 320 मैक्सिमम है। एवरेज तो अगर आप बोलेंगे तो मेरा ऑब्जर्वेशन है 280 के आसपास घूमता रहता है मार्क्स। 7 चौक 28, 70 नंबर का एवरेज, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली ना, इंटरव्यू कॉल आएगा, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो आप किसी से मिलेंगे तो बोलेगा कि पागल है क्या, बिना मॉक लिखे कोई सिलेक्ट हुआ है, मॉक तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए और चल दिए मॉक लिखने, और आपने क्या किया, मेंस का मॉक लिखा, मेंस मॉक टेस्ट्स आपने लिखा 25 से 30 के बीच में, तो ये जो मार्क्स है सीधे छलांग लगाता है 300 से, मार्क्स सीधे छलांग लगाता है 300 से लेकर 360 के बीच में। मेरा जो अनुमान है वो 340 335 के आसपास आपका मार्क्स रहता है, मतलब 90 नंबर का एवरेज, है ना। उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अगर आपका एक्सेप्शनल चला गया है, ऑप्शनल 300 नंबर वाला ऑप्शनल चला गया, इंटरव्यू में बड़ा शानदार नंबर आ गए हैं, ऑब्वियसली इससे भी अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर एक्सेप्शनल है तो फिर सिलेक्शन तो रैंक के साथ भी हो सकता है, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, क्योंकि इसी हिसाब से आपका ऑप्शनल में आएगा 240 250, इसमें 120, तो आपका इंटरव्यू कॉल तो पक्का आ जाएगा इसमें, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। जरा सोचो, इंग्लिश मीडियम में बहुत बच्चे जो 450, आपसे 100 नंबर तो जीएस में आ गए, कहाँ कहाँ उनको पीछे छोड़ोगे, है ना। और ऐसा कुछ है कि हिंदी मीडियम को रिजर्वेशन अलग से, आपका तो यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन तो ओल्ड राजेंद्र नगर वालों से है ना। अब आप मेरे पास आए, मैं कहूँगा कि भाई ऐसे नहीं होता है, आपको टॉपर्स की तरह शॉर्ट नोट्स बनाना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का 600 से 800 टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे और साथ में पैरेलली मॉक देते रहोगे, मॉक आप दोगे, तो ये जो मार्क्स है
ये 360 से 400 और उसके ऊपर मैं अलग से एक लिख रहा हूं माइनस, मतलब 399 तक जाएगा। नाक रगड़ लो, 400 क्रॉस नहीं करेगा। इंटरव्यू कॉल तो आना ही है, सिलेक्शन भी अगर एक्सेप्शनल ऑप्शनल चला गया है तो आपका रैंक भी आ सकता है, बट कम चांस रहता है। अब हिंदी मीडियम, अब ये जो है आपका ए है पाथ, ये बी पाथ है, ये सी पाथ। जतिन एक स्टूडेंट है, वो जब 2021 में मेंस लिख रहा था, हम खुद ही अपना खुद से तैयारी कर रहा था, सेम स्टेप लिया था, उसके मार्क्स थे 286। अगले साल आया विजन के मेंटरशिप में, संयोग से मैं ही था मेंटर, और भी लोग जो मेंटरशिप में कोई भी मेंटर मिलता है तो उसके नोट्स बनवाते हैं। 2 महीना का गेम है और ये 25-30 टेस्ट लिखवाते हैं। सी स्टेप पे आता है उसका। अगले साल जिस साल सिलेक्शन हुआ 393, 2 महीना में 107 नंबर का जंप हो गया। अर्पित के 396 जंप हो गया। हिंदी साहित्य में अर्पित के बड़े अच्छे नंबर थे, रैंक आ गया, वो 136वां रैंक, आईएएस बन गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन आप देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे टॉपर हैं, मोहनलाल के 386 मार्क्स हैं, 386 मार्क्स हैं मोहनलाल के, जो हमारा 53 रैंक है ना। और उनके रैंक टॉप 100 में क्यों आया है? ऑप्शन में 313 नंबर है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रैंक 200 या 250 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शनल और प्लस इंटरव्यू 195, शानदार इंटरव्यू है ना। देवेश की यहीं पे 393, उसके भी वहीं 393 हैं। अब देखो ना, कोई 400 क्रॉस कर रहा है क्या? और क्या ये खराब स्टूडेंट हैं क्या? नहीं, कमी कहां है वो मैं दिखाता हूं। अब जो कमी है वो यहां आता है, वो कमी है PYQ डीप, मैं डीप को कैप्स में लिख रहा हूं, डीप एनालिसिस। PYQ डीप एनालिसिस, तब ये जो मार्क्स है ये जाता है 400 से 425 तक जाता है, 400 प्लस हो जाएगा, 20-25 नंबर का किक मारता है अगर आप डीप एनालिसिस किए हैं PYQ का। ये हिंदी मीडियम में मेरे पहचान में बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लाए भी नंबर, लेकिन जो जिनसे संपर्क में मैं रहा हूं, कृतिका मिश्रा 420 नंबर आए थे, यहां पे थे कृतिका मिश्रा, PYQ डीप एनालिसिस। ये सब उन्होंने स्टेप किया था, उनके नोट्स बनवाए थे मैंने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फैक्टर। उन्होंने PYQ डीप एनालिसिस किया, 20-25 नंबर का किक मार दिया। तो आप बोलेंगे सर ये तो क्या, फिर भी हिंदी मीडियम कहाँ 420-425 के ऊपर तो जा नहीं पाता है, और ये इंग्लिश मीडियम 494, 475, 480 कैसे ले आता है? उसका एक ही कारण है, वो कारण है ये कारण है, एक फैक्टर जो लोग मिस कर जाते हैं, टॉपर्स कॉपी। आई रिपीट, फिर से कैप्स में लिख रहा हूं, डीप एनालिसिस, और ये 50 से 100 कॉपी के बीच में, मतलब मिनिमम 50, मैक्सिमम कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन 100 कॉपी करना होता है, ये असली फैक्टर है। ये जो मार्क्स है, ये मैं फिर से 400 लिख रहा हूं क्योंकि 400 के ऊपर बड़ा मेहनत लगता है, से 480 तक मार्क्स जाता है। किसी को 400 ऑब्वियसली 90 आ जाएगा, वो सब तो बड़ा सब्जेक्टिव चीज है ना। तो आप देखेंगे ये डी है और ये इसको ई फॉर एलिफेंट देता हूं। हिंदी मीडियम में इतना सिस्टमैटिक तरीके से एक भी स्टूडेंट, अच्छा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम की कॉपी कुछ करते हैं एनालिसिस,
लेकिन जब जिसको 420 आ रहा है उसको एनालिसिस कीजिएगा तो आपको 400 आएगा, 415 आएगा। अगर गुरु से आगे निकल गए तो 420 421 आपको आ जाएगा। जिस टॉपर को आपने गुरु माना है तो आपको भी उसी आसपास आएगा। 450 तो आने से रहा। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश मीडियम की कॉपी। आप बोलेंगे सर मैं तो हिंदी मीडियम में तैयारी करता हूं, इंग्लिश से बच के ही तो आए थे इधर, फिर आप बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम कॉपी। वो आपको अपना एबिलिटी बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के। तो यहां मैं इंग्लिश मीडियम लिख रहा हूं। द हिंदू आप डेली 1-1 घंटा पढ़ेंगे, 4 महीना में एबिलिटी आ जाती है। अभी डरना नहीं है कि सर हम तो इंग्लिश वाला पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। देखो ना, सबसे लास्ट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपका एक फाउंडेशन बन गया होगा, है ना। कोचिंग क्या करता है? अच्छा, कौन सा बैच ज्वाइन करते हैं कोचिंग में आप लोग? फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन किसको बोलते हैं? कोई घर है उसका फाउंडेशन किसको बोलते हैं? नींव। और आप उसको क्या समझ लेते हैं? घर। आपको उसको उसके ऊपर खुद से घर बनाना है, कहीं भी आप पढ़ लोगे फाउंडेशन। अब डिपेंड करता है कैसी कोचिंग है तो उतना मजबूत फाउंडेशन बनाएगा, ये भी है ना। माउंटेन फाउंडेशन ही कमजोर है कहीं कहीं, तो उसके बाद आपको अपना वो घर बनाना है, छत बनाना है। ये आपका घर और छत बना देगा। उसके बाद PYQ एनालिसिस से क्या करना है? प्लास्टर और पेंट करना है। टॉपर्स कॉपी क्या करेगा? डेकोरेशन करेगा, ये टीवी लगाएगा, ये लाइट लगाएगा, है ना, ये फर्नीचर डालेगा। लेकिन आप पूरा घर को ये समझ के बैठ के और सीधे एग्जाम हॉल में या मॉक में चले जाते हो। ये प्रोसेस करना पड़ेगा भाई। हम सुनते हैं ना टॉपर्स कॉपी करना, कौन नहीं जानता ये बात। PYQ करना चाहिए, जरा पापा से पूछिए, उनका बैकग्राउंड जबकि यूपीएससी नहीं होगा, किसान होंगे, शिक्षक होंगे, उनसे जरा पूछिए कि पापा क्या पुराने साल का सवाल देख के जाएं क्या? बोला क्यों नहीं देखोगे, ऑब्वियस चीज है। करते हैं क्या हम लोग PYQ? आपने किया है क्या? प्रीलिम्स में सेंसिटाइजेशन आ चुका है, लगभग लोग अब PYQ करते हैं, सीरियस, उसमें भी सीरियस एस्पिरेंट। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं, जो सीरियस एस्पिरेंट जो IAS IPS बन चुके हैं वो PYQ और टॉपर्स कॉपी का डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। अजीब बात, मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, है ना। उसमें से आप भी एक एग्जाम्पल होंगे कि 4 साल से तैयारी चल रही है, 3 साल से चल रही है, लेकिन आपने PYQ ढंग से देखो। PYQ का सवाल पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है, PYQ को आपको टॉपिक वाइज एनालाइज करना पड़ता है। एक चीज और बताता हूं, यहां पे 600 से 800 टॉपिक है ना। ये आपने PYQ और सब कुछ देख के, खासकर आप इसको करेंट अफेयर मैगजीन, मेन 365, इन सब चीज़ों से नोट्स बनाओगे, 600 से 800 टॉपिक का नोट्स बन जाएगा। सिलेबस का टॉपिक देख के इसको नोट्स बनाओगे, 600 से 800 टॉपिक का नोट्स बन जाएगा। PYQ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके नोट्स होंगे वहां पे। लेकिन जब आप PYQ का डीप एनालिसिस करते हो तो इस 600-800 टॉपिक में 100 से 150 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक का बहुत अच्छा से वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, उस टॉपिक का बहुत अच्छे से डेटा डालना पड़ता है, उस टॉपिक का हर एक टॉपिक का अल्टरनेटिव भूमिका बनाना पड़ता है, अल्टरनेटिव कंक्लूजन बनाना पड़ता है। हर एक टॉपिक का कहीं से आपको कोट्स मिल गए, उसमें नोट्स में शामिल करना पड़ता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 800 टॉपिक के साथ वो आप गेम कर दो, लेकिन 100 से 150 टॉपिक के साथ वो गेम कर सकते हो। उसके बाद 100, और ऑब्वियसली सबको रिवाइज करना है, लेकिन जब 100 से 150 टॉपिक को स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, 20 में से 10 सवाल उसी में से आएगा। 40 सवाल, मतलब जो 4 पेपर में 40 सवाल वहीं से आएगा PYQ से। बचे हुए 10 सवाल को डील इधर से करोगे। लेकिन वो जो आपने 10 सवाल एक्सेप्शनल लिखा है, हर क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला है, तो जो 400 आ रहा था वो कहां जाएगा? 440, 450 के आसपास पहुंच गए ना। समझ रहे हो बात? कुछ कम भी हुआ तो 425। और जब टॉपर्स कॉपी से डीप एनालिसिस करते हो तो टॉपर का जब आप, अच्छा जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, श्रुति शर्मा का टेक्निक, उन्होंने तो ऐसे ही जो 150 टॉपिक ऐसे नोट्स बना के 150 टॉपिक मिला उसका वैल्यू एडिशन करके शानदार कर लिया
और उसके बाद लास्ट स्टेज जो है टॉपर्स कॉपी, एकदम डीपली एनालाइज किया है। उनका कहना है कि मैंने तो बस चोरी की है हर एक टॉपर से अपने नोट्स में, वहीं से नोट्स बनाया और मेरे इतने नंबर हैं। क्या ये हमें पता नहीं है? टॉपर्स कॉपी एनालाइज करना पता है? किसको नहीं पता है? करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यही आपका ब्लूप्रिंट है जो कागज पे आपने बनाया, उसको फाड़ के और चिपका लेना है टेबल के सामने। लाइब्रेरी में नहीं, मान चला 100 आदमी आके पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, समझा नहीं पाओगे और समझाना भी नहीं है। ठीक है, आपको टेबल के सामने चिपका लेना है और देखिए कि आप किस स्टेज पे हैं, ए पे हैं, बी पे हैं, सी पे हैं, डी पे हैं, आई पे हैं। आपको ई तक पहुंचना है। ठीक है, सी तक पहुंचना मेहनत के साथ आसान है। हाँ, आप आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए आए हैं तो सी तक काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है सब लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं। आईएएस की कर रहे हैं ना, यूपीएससी की थोड़ी ना कर रहे हैं। आईएएस बनना है, यहां तक जाना पड़ेगा। यहां तक जाओगे तो क्या होता है कि कभी कभी सितारे बुलंद नहीं है, किस्मत खराब है, इंटरव्यू में कम नंबर आ गया, तब भी आपको खींच ले जाएगा, आईएएस नहीं तो आईपीएस बना ही देगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो, है ना। अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी जो मेरा सेगमेंट है उसमें लाइव एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, उसके अलावा कुछ टॉपर्स कॉपी से आपको बताएंगे कैसे सीखना है। ऑब्वियसली हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम का टॉपर का कॉपी लेके आए हैं, लेकिन साथ में हम इंग्लिश मीडियम का भी एक अच्छा कॉपी लेके आए हैं। आप ये समझते हो ना कि मैं यहाँ एनालाइज करा दूंगा आपको 1 घंटा में? अरे साल लगता है और वो भी आपको खुद से करना है एनालाइज। मैं प्रोसीजर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि जाके घर पे ऐसे आपको धीरे धीरे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग में जो इन जनरल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, विजन आपको पता है टेस्ट सीरीज कैसा है और सब लोग ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी टेस्ट सीरीज पे भी मैंने काम की है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आप बिलीव नहीं करोगे, 90% प्रॉब्लम तो एक ही चीज है, वो है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बच्चे नहीं समझ पाते, प्रश्न की मांग नहीं समझ पाते। एक चीज और यहां बता दूं, ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आने के पहले आपको ये समझा दूं, एक और सेशन अभी मुझे लगता है कि 20-25 दिन पहले हुआ था, कुछ छात्र उसमें मौजूद थे। ऐसा 10 सेशन भी हो जाए और मेरा प्रवचन आप सुन लें तब भी अच्छा लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो राइटिंग है एक स्किल है, टैलेंट नहीं है। राइटिंग क्या है? स्किल है। 1-2 एक्सेप्शनल बच्चा, सच में बता रहा हूं, मैंने देखा है, वो भी इंग्लिश मीडियम में देखा है, बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए हुए सिलेक्शन लिया है, वो भी 2014, 15, 16 के दौर में लिया है। अब तो गया काम से। मैंने देखा है, मेरा फ्लैटमेट खुद टेस्ट नहीं लिखा है ना, लेकिन उसका बचपन से, और बचपन से मतलब जन्म के साथ नहीं, नवोदय विद्यालय का था, वहीं से राइटिंग स्किल था उसके पास। लेकिन आपको पता है एक्सेप्शंस पे अगर चलोगे तो गए काम से, है ना। आपको राइटिंग जो ये स्किल है, राइटिंग स्किल है, इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करके इंप्रूव करना है। तो आप यहां ज्ञान सुन लेंगे और घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई मतलब उसका नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपको सारा टेक्निक पता है स्विमिंग करने का, है ना, सारे टेक्निक पता है स्विमिंग करने के, कितना डिग्री एंगल पे राइट हैंड, कितना डिग्री एंगल पे लेफ्ट हैंड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को पीछे छोड़ना है, पैर कितना छप छप मारना है ना, क्या ही ना। और प्रयागराज में ब्रिज पे चढ़ के नीचे कूद गए गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पे कि भाई हम तो सारा टेक्निक सीख चुके हैं, तो सरस्वती की तरह आप भी गायब हो जाएंगे, है ना। आपको अब देखते हो जो प्रयागराज में जो भी गए होंगे संगम पे गए ना, तो वहाँ बच्चा सब होता है, वो सब कॉइन लेने जाता है, जो लोग पानी में गिराते हैं कॉइन, 12 घंटा ऐसे तैराक होते हैं ना, धाकर तैराक होते हैं, उनको कोई सिखाया नहीं है। प्रैक्टिस कर, मतलब कूद पड़े और
खुद ही सीख डाले। और उसके बाद इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि 10 से 12 घंटा, एक बच्चे से मैं बात कर रहा था तो बड़ा मस्त बात बोला कि भैया पानी में हम भूखे मर जाएंगे, डूब के तो नहीं मरेंगे। मतलब इतना प्रैक्टिस, डूब के तो नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे। हम भूख इतना लग चुका होगा कि हम मर जाएंगे उससे, लेकिन डूब के तो नहीं मरेंगे, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आपको वही प्रैक्टिस करना, मरना नहीं है प्रैक्टिस, मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक है। अब ये मैम ने सारा कंपोनेंट बता दिया है आपको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, देखिए इसलिए पहला लिखा भी हुआ है, वो है प्रश्न की मांग, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आपको आया, वो क्वेश्चन आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन पे, और आपको ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, आपको हर चीज पता है, बड़ा बढ़िया है, आप उसमें मास्टर्स भी किए हुए हैं, हैंडराइटिंग आपकी बहुत शानदार है अर्पित की तरह। और किसी भी कारण से हड़बड़ी हो सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को खट से आपने पढ़ा और दिमाग में चल दिया क्या, असहयोग आंदोलन, गांधी जी की क्या भूमिका रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, आपने क्या लिखा, असहयोग। बड़ा शानदार प्रेजेंटेशन, सोने के कलम से, है ना, स्वर्णाक्षरों में लिख दिया है। नंबर मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी कंडीशन है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझा, वो सब कोई प्रस्तुति, कोई निष्कर्ष, भूमिका, निष्कर्ष में शानदार कोटेशन दे रहे हैं, भूमिका शानदार डेटा के साथ दे रहे हैं, गांधी जी का कोटेशन उसमें दिए पड़े हैं, कुछ भी कर लो, मार्क्स दया से बोलेगा चलो स्वर्णाक्षरों में लिखा है तो 1 नंबर दे दो, दया से, उसका विवेकाधीन शक्ति दे दिया 1 नंबर। लेकिन किसी की हैंडराइटिंग खराब है या प्रेजेंटेशन खराब है और डिमांड समझ लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसको अच्छे से लिख दिया, भले ही कहीं कहीं कटपिट हो गया है हैंडराइटिंग थोड़ी, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं मिलेगा कम से कम। अगर प्रेजेंटेशन शानदार होता तो 6 नंबर मिलता, अब कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, 5.5 मिलेगा। इतना नंबर नहीं कटता है प्रेजेंटेशन का। मेन तो कंटेंट है ना, और कंटेंट डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, किस पे निर्भर है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे। तो प्रश्न की मांग सबसे इंपॉर्टेंट है। सुकरात चाचा क्या बोले हैं, अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। इसका क्या मतलब है, जिस समय तुमने क्वेश्चन का डिमांड समझ लिया, आधा उत्तर तो हो गया भैया, आधा आंसर वही है ना। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए सविनय अवज्ञा और असहयोग, बच्चे इतने सजग होते हैं सीरियस एस्पिरेंट उसमें, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन होता है वो स्टेटमेंट में होता है, आप एग्जैक्ट डिमांड नहीं समझ पाते हो और उसी के आसपास लिखते हो, तो मार्क्स जो 5.5 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, वो 3, 3.5 मिलता है या 4 मिलता है। और हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर, आधा नंबर कम होता है, 1 नंबर तो कम होता ही है अगर आसपास लिखे हो, एग्जैक्ट नहीं लिखे हो। 20 नंबर का अंतर हो जाता है एक पेपर में। किसी क्वेश्चन में ज्यादा करीब लिखे लेकिन ज्यादा भटक गए तो 2 नंबर मिलेगा, है ना। तो ये 20-25 नंबर का, बाजू वाले को 120-125 पेपर में आ रहा है, आपको 100 नंबर आ रहा है। वैसे जो डिमांड से भटकते हैं उनको 100 नहीं पहुंच पाते हैं, 75 पे रहते हैं, अब बगल वाला 100 नंबर ला रहा है, सीधे उसको 400 आ रहा है, आपको 320 आ रहा है, 325 आ रहा है, कैसे होगा सिलेक्शन। तो अब बताइए, मैं इसी पीपीटी पे रहना चाहता हूं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के साथ कैसे आप डील करोगे, कैसे करोगे बताओ भाई। 3 घंटे में मॉक टेस्ट देना है, स्पीड इतना स्लो है अभी क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं। अभी चंदन आया था, चंदन कहाँ है, हाँ कि सर स्पीड स्लो है, शिरोरेखा क्या हम छोड़ सकते हैं। गौरव त्रिपाठी ने इस बार छोड़ा था शिरोरेखा, हम लोग बोलते नहीं छोड़ने के लिए, वो किस्मत है कि वो उस पर खुन्नस नहीं निकाला, क्योंकि हिंदी भाषा का क्या है, खूबसूरती है शिरोरेखा, और आपको शिरोरेखा देना है। तो फिर प्रश्न आता है कि सर समय कहाँ है। आपको बता दूं, अर्पित नाम सुने हो, अर्पित जो है वो शिरोरेखा के साथ, सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ
2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट में टेस्ट लिखता था। हमारा स्टूडेंट है और ऊपर लिख देता था कि मैंने 2 घंटा 40 मिनट लिया है। हम लोग भी आश्चर्यचकित रहते थे। वो छोड़ दो, जितने स्टूडेंट हैं जिससे मैं संपर्क में हूं, चंदन खासकर आपके लिए ध्यान सुनिएगा ताकि टाइमिंग का मतलब समझ में आ जाए कैसे उसको डील करना है। यह डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से भी उसको मैं लिंक करना चाहता हूं। जब आप टेस्ट देने चाहें, दिमाग में अगर रखोगे 3 घंटा, तब तो गए काम से। ये इसको मिटा दूं ना, एक खेत है और आपके पास एक गाय है। उस गाय को आपने खूंटे से बांधा और 1 मीटर का उसको रस्सी बांध दिया। अब गाय मैक्सिमम कितना चर पाएगी? भाई सवाल आता था ना, सीसाइड के लिए भी महत्वपूर्ण है, इससे बाहर चर पाएगी क्या? तो आपने भी क्या किया है कि टाइम का फंदा प्रैक्टिस करते समय ही गले में लपेट लिया। तो डिमांड समझे ना समझे पे क्वेश्चन को शुरू कर देते, क्योंकि घड़ी देख रहे हैं 3 घंटे में पूरा करना है। ये सेक्शन पे आप जा ही नहीं पाओगे, ये डिमांड समझ ही नहीं पाओगे, ये सब बचा रह जाएगा। स्टार्टिंग में क्या करना है, फंदा को तो खोलिए और यहां खेत में बैरियर लगा दो। अब गाय कहीं भी जाके चर सकती है, टाइम का बैरियर खत्म। जितने स्टूडेंट हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं यही सलाह देता हूं कि 6 घंटा में टेस्ट लिखना है। 6 आवर्स, डबल टाइम लो, 6 आवर्स में। और पहला 10 टेस्ट तुम पूरा बोलते नहीं सर 6 घंटा बैठ नहीं पाते, 2 दिन में बैठो। 3 घंटा में 10 सवाल लिखो, जाओ, या 1 दिन में बैठना है, नीचे जाओ, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, जूस का दुकान भी बहुत है मुखर्जी नगर में, जूस पियो, फिर 1 घंटा बाद बैठो। नहीं तो घर जाके आराम से नींद लो, फिर अगले दिन आओ, 3 घंटा में लिखो बचे हुए 10 सवाल। टाइम का फंदा आपको गले पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग का जो आदत है ना, शुरू से ही परफेक्शनिस्ट आदत होता है कि हर काम, नोट्स भी बनाए परफेक्शन के साथ बनाए, कोई टॉपिक का नोट्स बनाए परफेक्शन के साथ बनाए। हम लोग का आदत क्या होता है, मैं उसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि जैसे आपको ये तो बना दिया गया है, नींव बन गया आपका फाउंडेशन से। अब क्या करोगे आप कि इतना दीवार ऊपर खींचे, दीवार बनाए, उसको प्लास्टर किया, पेंट किया, डेकोरेट किया, फिर वो दीवार बनाया, प्लास्टर किया, पेंट किया, डेकोरेट किया, फिर वो दीवार बनाया, और लास्ट में फिर छत को बना रहे हो। ऐसे होगा क्या? नहीं। परफेक्शनिस्ट मतलब टॉपर वो चीज अंत में प्राप्त किया है। अंत जो हम टॉपर्स कॉपी देखते हैं, चाहे अभ्यास की कॉपी है, टॉपर्स कॉपी इन जनरल आपको अभ्यास की कॉपी देखनी चाहिए। क्यों? अंत की कॉपी होती है। बात समझ पा रहे हो? अनुदीप का जो अंतिम कॉपी था उसको लोग देखते थे। स्टार्टिंग में जो 3 साल पहले अनुदीप शेट्टी लिखता था उसको फॉलो कर लिए तो कभी पास नहीं करोगे। तो जो टॉपर ने अंत में प्राप्त किया है, 3 घंटे में लिखा है, आप चाहते हो कि शुरू में ही वो प्राप्त कर लें। कैसे होगा? 1 साल लगेगा। इतना आसान है क्या? टॉपर के लिए आसान नहीं था, है ना? तो आप 6 घंटा लीजिए और हर क्वेश्चन पे कम से कम 5 मिनट उस क्वेश्चन के डिमांड पे काम, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। पढ़ के तो शुरू नहीं करना है। एक तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 20 सवाल में 20 मिनट एक्स्ट्रा या 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। लगने दो, सब आ जाता है टाइम पे। जब 6 घंटा में आप 10 पेपर आप लिख लोगे, उसके बाद हर पेपर के साथ 15 मिनट कम करना है, 4 घंटा तक। 15वां टेस्ट में आप सीधे आ जाओगे 4.5 घंटा पे, 4.25 घंटा पे। 18वां टेस्ट तक 4 घंटा पे आ जाओगे, क्योंकि इन जनरल आपकी ऑर्गेनिक स्पीड 4 घंटा तो रहती है। अगर आपको अभी दे दिया जाए तो ठीक ठाक आप 4 घंटा में लिख लोगे। उसको मैं स्ट्रेच कितना कर रहा हूं? 6 घंटा। तो 4 घंटा तक आना बड़ा आसान है। उसके बाद
हर टेस्ट में 5 मिनट घटाना है। कितना? 5 मिनट। एक चार्ट बना दीजिए, फलाना टेस्ट 3 घंटा 55 मिनट, फलाना टेस्ट 3 घंटा 50 मिनट, और ऐसे करके मैं 1 महीना में बच्चों का स्पीड 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 55 मिनट कर देता हूँ। आपका मॉक टेस्ट में स्पीड जो है वो 3 घंटा 10 मिनट भी है, यूपीएससी में 3 घंटा हो जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर अलग है। तो स्पीड तो बाएं हाथ का खेल है, मैं सच बता रहा हूं, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। लेकिन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल नहीं है। आप जब 6 घंटा में टेस्ट लिख रहे हो तो वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, और उसके बाद आप आंसर लिखे तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा आंसर लिखोगे। तब भी गलत करोगे तो जब पेपर चेक होके आएगा बोलेगा आप डिमांड से भटक गए, बोले अरे ये कैसे भटक गए, फिर उस वहां कंपेयर करोगे, अच्छा ये डिमांड हो सकता है, फिर अगली बार वो सुधार करोगे। 10 टेस्ट तक, मतलब आप 210 टेस्ट में 200 सवाल होता है, लेकिन इन जनरल 100 सवाल तक ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का, आपको डिमांड समझ में आना शुरू हो जाएगा। टेस्ट का पहला प्रायोरिटी यही होता है कि हमको डिमांड पे काम करना है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज हाफ एन आंसर। ठीक है? तो अब 3 घंटा में लिखोगे? नहीं, लीजिए आप अपने हिसाब से 5 घंटा लीजिए, 6 घंटा लीजिए, डरना नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज का लाइव क्वेश्चन यही है। आप एक मिनट में ये क्वेश्चन हिंदी में उतार लो, इंग्लिश में यहां से पढ़ना, लिख लो। एक तो बिल्कुल फ्रेश शीट पे, जहां डायग्राम बनाए हो उसके पीछे का पेज छोड़ देंगे, क्योंकि फाड़ के चिपकाना है उसको, है ना? हाँ, हंस रहे हो भाई, ब्लू प्रिंट है, बना लिया था। नहीं नहीं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो नहीं बनाए हैं, तो पीछे वाला वहां पे सादा कागज छोड़ देना, बिल्कुल फ्रेश शीट में लिखिए। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, सीखते हुए कमाना, ब्रैकेट में अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाना ब्रैकेट में अर्न वाइल यू लर्न की योजना को, की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है, की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, टिप्पणी कीजिए। की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, लिख लिया? अब 1 मिनट का और, ऐसे मुझे देना चाहिए 5 मिनट, थोड़ा कंस्ट्रेंट है यहाँ, सेशन चल रहा है, ओपन सेशन। आप इस पे 1 मिनट चिंतन कीजिए, फिर मेरे साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करेंगे। 1 मिनट चिंतन कीजिए, आप वहाँ रफ भी कर सकते हैं, क्या डिमांड है क्या नहीं है, क्वेश्चन का टेलवर्ड क्या है, पूछ क्या है क्वेश्चन का, कमेंट है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन का मेन टॉपिक क्या है, मेन थीम क्या है, किस पे पूछा है, सीखते हुए कमाना, अर्न वैल्यू लर्न पता होना चाहिए। चलो नीचे देखो, कागज पे देखो, डिमांड फ्लोचार्ट फॉर्म में खट से लिख लो क्या हो सकता है, क्योंकि मैं पूछूंगा। अब आंसर लिख रहे हैं क्या?
डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे अब मैं पूछूंगा। चलिए चंदन जी बताइए। कौशल प्रशिक्षण को सबको यूज करते हुए कमाने के लिए क्या? बात तो किया जा रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अगर हम बोलेंगे आपसे कि मेन क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है क्या है? आपका नाम नाम के साथ बताइए। हाँ। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो वो सब बात, हिना ये बताओ, सीखते हुए कमाना की योजना ये कौन सा योजना है? नहीं आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, हम बताएंगे। आप मतलब वहां जाते हुए जहां जाना था और ऐसे गए जूम करके एकदम राइट साइड ले लिए। हाँ ये अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी एजुकेशन में जाने वाले बच्चों के लिए है या सेकेंडरी एजुकेशन में जाने वाले बच्चों के लिए है या हाई स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए है या उच्चतर शिक्षा, उच्चतर मतलब उच्च 12th के बाद में जाने वाले बच्चों किसके लिए है? हाई स्कूल के लिए, 9th 10th के लिए है, जो 10th जो खासकर 12th के बाद है ना, 12th के बाद जो है उसके लिए। जैसे आपने जो बताया, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र, आपने जो बताया उसमें आप ये जो बता रहे हो कि रटंत विद्या जो हम लोग करते हैं उसकी जगह प्रैक्टिकल करें, ये प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए आप बता रहे हैं, तो वो भी डिमांड से आप भटक रहे हैं, है ना। और पीछे आप बताइए नितेश, बैठ के बताओ। तो यही तो क्वेश्चन है। तो सीखते हुए कमाना जो है योजना है, भारत सरकार चलाती है। ये योजना कहाँ चलता है ये पता है आपको? तो हम ही सुनी हो। हाँ सही बोल रही है। केरल इकलौता राज्य है केरल, वहां 2009 या 10 में शुरू हुआ था ये योजना। भारत सरकार ये कोई ऐसा योजना नहीं चलाता। कहाँ शुरू हुआ था? केरल। तो आप केरल का यूपीएससी की तैयारी में केरल का योजना पढ़ते हैं? अरे सुनो तो, पढ़ते हैं? हम जस्ट बात कर रहे हैं अभी, नहीं पढ़ते हैं। अब कायदे से पूरा यूपीएससी का पढ़ लिए होगे, पढ़ाई कर लिए होगे भाई, एक योजना का नाम है ये, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना, योजना लिखा है ना, ये स्कीम है, ये आप नहीं पढ़ते हैं, सच्चाई बता रहा हूं। और आ गया यूपीएससी में सवाल, अगर भारत सरकार चला भी रहा हो तब भी आप नहीं पढ़े होंगे। लोग जान, ये क्वेश्चन जब आया तभी लोग जाने की योजना भी होता है क्या? सीखते हुए कमाना, अर्न वैल्यू लर्न। और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या छोड़ देंगे क्या? अगर ऐसा छोड़ने लगे तो हर पेपर में 3-4 क्वेश्चन छूटेगा। तो वही जो एक मैम ने बताया होगा कि आंसर राइटिंग जो है एक आर्ट है,
एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। साइंस में तार्किकता काम करता है। क्या काम करता है? तार्किकता, लॉजिकल। आपने 1 + 1 साइंस में कितना होगा? 2 होगा। मैथमेटिक्स साइंस का पार्ट है। ये मत बोलना सर मैथ्स में होता है, साइंस का पार्ट है। तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। आर्ट में क्या होता है? 1 और 1 11, 1 और 1 111, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब आप साइंस के तरीके से इसको लेंगे आंसर राइटिंग को, तो जो सवाल आपको आता है तार्किकता कहता है कि उसी को हमें आंसर लिखेंगे, जो पढ़ा है प्रैक्टिस किया है उसी को लिखेंगे। लेकिन जब आर्ट फॉर्म में आप जाते हो, जब खूब प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अब आपको पता नहीं चलेगा कब आप आर्टिस्ट बन चुके हैं आंसर राइटिंग में। अपने आप बनेंगे। 15 टेस्ट के बाद तो बनना शुरू हो जाता है। और जब 25 टेस्ट पे पहुंचते हो, ऑब्वियसली उसमें एनालाइज करना सब कुछ होता है। इस तरह के क्वेश्चन का एकदम तहस नहस कर दोगे आप एज एन आर्टिस्ट, नॉट एज एन साइंटिस्ट, एज एन आर्टिस्ट। क्यों? तो अब इसके शब्दों के साथ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? अर्न। हमको नहीं पता है कि कौन सा योजना कहाँ है, लेकिन जब पढ़ तो ले क्वेश्चन को, इसका डिमांड तो समझ ले। तो चूंकि आपने 200 या 100 सवाल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है 6-6 घंटे में, याद है ना, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को डील करना आ जाता है। पिछले सेशन में मैंने बताया भी था कि मैं थोड़ा मोड़ा डांस कर लेता हूं, याद है ना। और मुझे बॉलीवुड गाने पे, वो भी किशोर कुमार और अमिताभ के गाने पे 4-5 गाने पे आता है डांस। सही बता रहा हूं, बोलना मत कि हाँ। अच्छा, सिलेक्शन के बाद। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो अब क्या है कि उस गाने पे डांस कर लेता हूं, लेकिन एकाएक पंजाबी धुन बज गया, पंजाबी गाना बज गया, मुझे कुछ नहीं पता पंजाबी में, तो क्या मैं कर नहीं लूंगा? क्या लोगों को नहीं देखते हो कि भाई डांस कर रहे हैं, साउथ इंडियन क्राउड है, डांस कर रहा है, और जब भोजपुरी गाना बज गया उस पर भी डांस कर ले, पंजाबी गाना बज गया। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो बीट्स पकड़ता है, वो धुन पकड़ता है, शब्द का क्या मीनिंग है वो नहीं भी जानता है। तो डांस में आप बीट्स ही पकड़ते हो। बारात डांस में धक्का लगते लगते चले गए हम जनरेटर के पास। अब डीजे में क्या बज रहा है पता नहीं है, क्या गा रहा है पता नहीं है, जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर लेंगे। यही है जनरेटर की आवाज जिस पे डांस करना है। अब आते हैं हम लोग इस पे। ये क्वेश्चन है, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, ये सिलेबस में है आपका, कहां पे है ये तो बता दो। जीएस पेपर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, कहां है? 3 में कहां पे? किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। जीएस 2 में कहां पे? सोशल जस्टिस में है। वो है टॉपिक सोशल जस्टिस में, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास संबंधी विषय। तो जब शिक्षा का भी पार्ट आ गया आपका व्यावसायिक शिक्षा, और जब मानव विकास, मानव संसाधन की बात करते हैं तो कौशल प्रशिक्षण उसका पार्ट होता है। कोई ह्यूमन रिसोर्स अच्छा कब बनता है? जब स्वस्थ हो, शिक्षित और कोई ना कोई कौशल हो। नहीं तो पीएचडी होल्डर भी प्यून का नौकरी के लिए अप्लाई करता है, होता है ना, देखते हो ना, क्योंकि कोई कौशल नहीं है कि वो बेरोजगार बन के घूमता रहता है पीएचडी होल्डर। बताओ, शिक्षा तो है लेकिन कौशल नहीं है। तो जीएस पेपर 2 में है, सोशल जस्टिस में है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जीएस पेपर 2 में ही इस टॉपिक पर सवाल पूछेगा। जैसा उन्होंने कहा कि जीएस इकोनॉमिक्स में भी ये सवाल पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन एथिक्स में, नैतिक मुद्दे के साथ पूछ सकता है। बड़ा लिंकिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में पूछ रहा है, तो वही जब पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तब वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। अब ये बताइए, क्या नया नया बच्चा गया है प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, उसको व्यावसायिक शिक्षा दोगे? हैं? अब मान लो कुछ कुछ सिखा भी रहे हो तो क्या उसको काम करने के लिए भेजोगे? अरे वो बाल श्रमिक बनाओगे उसको? नहीं, कंट्राडिक्शन है। तो उससे भी समझ में आता है कि ये किसके लिए है। देखिए, ऑब्वियस है कि जो व्यावसायिक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण उच्च शिक्षा के संदर्भ में बोला जाता है। 10th के पहले इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अब उसके बाद जो बच्चे जाते हैं, जो खासकर 10th पास करके या 12th पास करके हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो कौशल प्रशिक्षण उनको, चाहे बीटेक कॉलेज में हो या किसी भी टेक्निकल वो वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, है ना, तो उनको किताबी ज्ञान दिया जाता है। भारत का हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं होता है। और जब इंडस्ट्री या कोई कंपनी आती है उसको ये करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि किताब में रट के सेमेस्टर पास किए हैं। जैसे हम पास किए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तार भी जोड़ने के लिए बोलोगे तो खुद करंट मार लेंगे। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रहते और साथ में शाम में पार्ट टाइम जॉब करने जाते, इसी फील्ड में जाते, तो क्या मुझे नॉलेज असली मिलता? वो जो बच्चा कॉइन लेता है उसको क्या नॉलेज है? जो बच्चा जो कॉइन लेता है संगम पे, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको, है ना। किताबी ज्ञान ना भी हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अर्न वाइल यू लर्न, लर्न का मतलब जो आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उस समय कुछ अर्न करो। तो इसका भूमिका कैसे बनाओगे? इसका भूमिका कैसे बनाओगे कि अर्न, यहां हम इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, अर्न वाइल यू लर्न, UIUL, है ना। अर्न वाइल यू लर्न क्या है, इसको समझाते हैं। एक योजना है, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन क्या शब्द से हमको समझ में आ रहा है? अर्न कब? जब तुम लर्न कर रहे हो। कब? प्राइमरी एजुकेशन में नहीं, जब उस शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो साथ में कुछ अर्न कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, यही है योजना। ठीक है। अब इस योजना को सशक्त करेंगे तो उसका फायदा, जो इसका मेन बॉडी है, मुख्य भाग, इसका एक ही मुख्य भाग है, एक ही डिमांड है कि अर्न वाइल यू लर्न किस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को क्या करेगा? सार्थक करेगा। तो व्यावसायिक शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण को सार्थक करेगा। अब ऑब्वियसली पूरा लिखोगे और पॉइंट फॉर्म में हम यहां इसका लिख देंगे 3-4 पॉइंट, और लास्ट में एक निष्कर्ष दे देंगे। अर्न वाइल यू लर्न मतलब उच्च शिक्षा में अगर ऐसा कर दिया जाए, जो सिंगापुर में है, जर्मनी में है, यूके में है, ये सब मॉडल अपनाया जाता है। जो आप सुनते होंगे कि लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ से, तो एक बार तो एडमिशन फी सब दे देते हैं, बाद में अपने जो समझदार बच्चा होता है पिताजी से पैसा नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, और जो समझदार बच्चे होते हैं उसी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ये बताओ, जिस फील्ड में मुझे जाना है उसमें पार्ट टाइम मैंने जॉब किया है, मेरे इतना नॉलेज किसी किताब पढ़ने वाले के पास होगा? होगा? ऐसे ही कितना भी किताब पढ़ लो, संगम में डूबेगा ही। हम कौन है? वो कॉइन वाले बच्चे हैं, है ना। तो अब अर्न वाइल यू लर्न को आप मजबूत करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? तो भारत में जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और जो व्यावसायिक शिक्षा के समक्ष क्या चुनौती है, वही चुनौतियों को दूर करेगा ये। तो कोई अच्छा से आंसर लिखना चाहेगा तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है कि यहां पे व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में चुनौती क्या है या मुद्दे क्या है। बेहतर क्या होगा? मुद्दे क्या है। और अर्न वाइल यू लर्न, इसका समाधान कैसे? टेबल बना के यहां मुद्दा लिखा है, समाधान फर्स्ट क्लास लिख दिया। इससे अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई 150 शब्द में लिखना है आपको, है ना। तो भारत में व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में मुद्दे क्या हैं? आपने कुछ तो पढ़ा होगा, जस्ट बताइए, जो दिमाग में आता है, टेंशन नहीं लेना है। भारत में जो कोई ITI करने जाता है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करने जाता है, उसके संबंध में क्या मुद्दे हैं?
तो ये बड़ा अच्छा बात बता रही है कि भाई वो भी ट्रेनिंग करने गया जहां पे 90% चीज प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन किताब पढ़ा के और डिग्री दे के पैसा लेके भेज देता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि बच्चा पढ़ भी रहा है तो डिग्री भी मिलेगा, साथ में फील्ड में जाके काम कर रहा है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, जमीनी नॉलेज उसको मिलेगा। वेरी गुड। जो इन बड़ा अच्छा बात कर रही हैं हिना, कि जो शिक्षा क्षेत्र है ना, और व्यवसाय का क्षेत्र है, दोनों के बीच इंटीग्रेशन नहीं है। भारत में अजीब सी स्थिति है, जॉब मांगने वाले बहुत लोग हैं, जॉब देने वाले भी खूब लोग हैं। गैप क्या है कि जो जॉब देने वाले जो डिमांड कर रहे हैं वो स्किल लोगों में नहीं है, रटने का स्किल दिया गया है ना। तो अगर इसका स्किल डेवलपमेंट कर दें तो क्या जॉब सीकर को जॉब मिल जाएगा? अरे बोलो, जो गैप भाई स्किल डेवलपमेंट का, असली वास्तविक स्किल डेवलपमेंट का गैप है, कैसे पूरा होगा? जब खुद ही जा रहा है उस फील्ड में, खुद ही मोटर बना रहा है, खुद ही जनरेटर बनाना सीख रहा है, खुद ही वो ये गाइड बन गया है पर्यटन उद्योग में, लोगों को ताजमहल दिखा के बता रहा है कैसे कैसे ताजमहल बना, उसकी कहानियां सुना रहा है, खुद ही ट्रेनिंग ले रहा है। उससे बड़ा चीज कुछ है क्या? है उससे बड़ी ट्रेनिंग को दे देगा क्या? नहीं देगा। तो ये जो गैप है जॉब सीकर और जॉब देने वाले के बीच में, वो गैप भर दिया जाएगा, है ना। दूसरा एक चीज और, जरा किसी से पूछो कि क्या कर रहे हो, बोलेगा आईटीआई कर रहे हैं, अपने आप मुंह आप बना दो, ऐसे पूरा सोसाइटी मुंह ऐसे बना लेती है। अभी वो हाल हो गया है कि आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग इस सबको एक तरह से देखा जाता है, जो सबसे बेकार है पढ़ने में, वो सब कुछ नहीं कर पाए जीवन, उस तरीके से देखा जाता है। इसीलिए उस तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जब ये आएगा तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लोग अट्रैक्ट, बच्चे अच्छे टैलेंट अट्रैक्ट होंगे और उनको आसानी से जॉब मार्केट में जॉब मिल जाएगा। और कोई पॉइंट्स आपकी तरफ से? क्या बात है, वेरी गुड। नाम क्या है आपका? मुस्कान बोल रही हैं कि कुछ बच्चे खासकर वोकेशनल ट्रेनिंग लेने वाले, देखिएगा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, है ना। पैसा होगा तो उसके पिताजी ऑस्ट्रेलिया भेज दें एमबीए करने के लिए, यहाँ क्यों वोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे, समझ रहे हो बात। तो जो बच्चे के पास पैसा नहीं है, अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता, हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है, वो बच्चा चूंकि अर्न भी हो रहा है उसको, तो घर को भी सपोर्ट करेगा, अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेगा, रखेगा कि नहीं, और साथ में उसका जो स्किल डेवलपमेंट होगा तो फ्यूचर में ज्यादा अच्छा उसको जॉब मिलेगा, वो पूरे परिवार को उठा देगा। टेक्नोलॉजी का यहाँ क्या रिलेशन है? हाँ, वही हम लोग बात कर रहे हैं, बातें वही हो रही है बिल्कुल। लेकिन इसके कैसे ये मजबूत करेगा? ये अर्न व्हाइल यू लर्न योजना अगर सशक्त हो गया, आपको भी अगर कोई ना कोई स्किल होता तो कोई प्लान बी, यूपीएससी की तैयारी में कोई प्लान बी सोचने को नहीं रहता। आपको बता दूं, जैसे जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग ये यूपीएससी नहीं, बच्चों को, और पढ़ने में अच्छा है और आगे यूपीएससी की तैयारी करने, उसमें उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, मैं बता दूं, क्योंकि स्मार्टनेस आ जाता है और पढ़ाते पढ़ाते पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, इंटरव्यू फेज में पहुंचते हैं अच्छा नंबर मिलता है, बोलने में अच्छा रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है वो खाली पेट रहेंगे? दोबारा अच्छा कोचिंग, अब तो ज्ञान भी हो गया यूपीएससी के चक्कर में, बढ़िया पढ़ा ले जाएंगे, है ना। तो एक स्किल उनके पास पहले से था, सब लोग नहीं पढ़ा पाएंगे जिनके पास पहले से स्किल है। तो एक फैक्टर और है कि जो मान लो 100 बच्चे अर्न वैल्यू लर्न स्कीम के तहत गए, ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, उसमें 2-3 धुरंधर भी होगा, अच्छा ज्यादा उसका एस्पिरेशन भी होगा,
वो देखेगा कि डिग्री पूरा करके इस फील्ड में आके क्यों ना हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, क्योंकि उस फील्ड का पूरा उसको पता चल गया है। जो आज हम गाइड बने हैं पर्यटन उद्योग में, इसके अंदर में हमको 500 रुपया एक व्यक्ति के लिए हमको लग रहा है, तो उसको पैसा, उसको भी कमीशन देना पड़ रहा है, कल को अपना कंपनी चालू कर दे, है कि नहीं? तो इनोवेशन स्टार्टअप्स भी बड़ा अच्छा कर पाएंगे। निष्कर्ष में क्या दे दें, बताइए, कोई आपकी तरफ से सजेशन? पीछे आपका हाँ, अरे आपका नाम क्या है? और आपके पीछे, निशा के पीछे, हाँ अच्छा, तो निशा बताओ इसका क्या निष्कर्ष दे सकती हो? प्रीति आप भी सोचिए, तुम बताओगी? मुस्कान बताइए, मुस्कान। आप इस निष्कर्ष में अच्छा सजेशन इनका आप उठा लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ तो वो सब देखिए, वो हम लोग मेन डिमांड में पूरा लगभग कर चुके हैं। निष्कर्ष में आप क्या कीजिए, एसडीजी गोल के साथ जोड़िए, न्यू ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ क्या था बताइए। हाँ हाँ, तो एक्चुअली जो कोट्स होते हैं गांधी जी का, बड़े बड़े लोगों का, उसको भी निष्कर्ष में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? वो भी कर सकते हैं। और भी अच्छा सजेशन बताइए। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं? जैसे अभी एक राज्य सरकार चला रहा है, अलग अलग राज्य सरकार चलाएगा, एक रूपता नहीं होगा। तो इसके लिए एक अच्छा दिशा निर्देश और एक रूपता, हर राज्य में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। आप यहाँ डेटा यूज कर सकते हैं कि इतना मशक्कत के पास 2 से 3% लोग ही कौशल, भारत में कौशल संस्थागत रूप से दिया गया है। कितना परसेंट पता है ना डेटा? अरे भारत में कितने परसेंट लोगों के पास कौशल प्रशिक्षण है संस्थागत रूप से? 3% है ना। और ये चाइना में 45% है, साउथ कोरिया में 85%, आप यूएस में देखिएगा 65%। तो हम लोग कितना पीछे हैं। तो अर्न वाइल यू लर्न बड़ा अच्छा तरीका है कौशल देने का। गौरव कोई क्लास है क्या? कितना टाइम? हाँ नहीं नहीं, क्लास कितना बजे से है? ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम लोग टॉपर कॉपी देखेंगे। ज्योग्राफी का अर्पित का है। इसमें देखिए, एक तो देखिए इसका प्रेजेंटेशन, इसकी हैंडराइटिंग माशाअल्लाह है ना, बड़ी शानदार है। और इसमें देखिए किस प्रकार, जो जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें पूछा गया कि किस कारण जो आपको महासागरीय धाराओं के संचालन की प्रकृति कैसे निर्धारित होती है। तो इसने कितना अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ पूरा वो कारण बताए हैं, है ना, डायग्राम बनाया है। और महासागरीय धाराओं के संबंध में देखो, इतना कम समय में उसका कितना प्रैक्टिस किया हुआ होगा। इसने बताया कौन कौन सा महासागरीय धाराएं होती हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। पॉलिटी का अर्पित का ही है। समनुसंगिकता का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को मैं ध्यान दो इधर, इस सिद्धांत को इसने पहले डिफाइन कर दिया है और इसके महत्व के बारे में पूछा गया तो महत्व बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका निष्कर्ष है। ये जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत का मतलब होता है कि जो काम जितने निचले स्तर पे हो जाए वहीं कराना चाहिए, है ना। कि मतलब जितना ज्यादा शक्ति आप लोअर बॉडी को दें, मतलब अर्बन लोकल बॉडी या पंचायती राज को दें, तो उतना अच्छे से काम होता है, क्योंकि जवाबदेहिता तय होती है। निष्कर्ष में देखिए, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन तथा आपका शासन आपके हाथ में सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में समनुसांगिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कितना शानदार! ये क्वेश्चन का डिमांड नहीं था, लेकिन निष्कर्ष में इस तरीके की चीज आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पंचायती राज और ये सब भी पढ़ना है। ये सवाल आना है, पंचायती राज में ये सिद्धांत डाल देंगे निष्कर्ष में। ये जो क्वेश्चन था, अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे,
अर्न वाइल यू लर्न, है ना, क्या, अर्न वाइल यू लर्न। ये जो सिद्धांत है, अब ये जब लोगों को मालूम चल गया कि ये योजना है, लोग क्या करने लगे, इसको, इस कोटेशन को डालने लगे कहाँ पे, अपने आंसर में, आने वाले सालों में अपने नोट्स में शामिल कर लिए। पीवाईक्यू का यही महत्व है। पीवाईक्यू का कोई कोटेशन है, कोई बड़ा बड़ा संस्था, कोई बड़े व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को क्या कर लो, अपने नोट्स में शामिल कर, है ना। उसके बाद गवर्नेंस का है, मनीषा धारवे, है ना, रैंक 257। अब इसमें देखिए, मैं इसलिए इनको यहां लाया हूं, श्रुति शर्मा ने पूरा चेंज कर दिया आंसर राइटिंग को। इतनी एग्जाम्पल, हर डायमेंशन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अब जो टॉपर हैं उनको फॉलो करते हैं। आप देखिए मनीषा ने हर डायमेंशन में उदाहरण उदाहरण उदाहरण, देख रहे हो कितना उदाहरण है, देख रहे हो। जबकि क्वेश्चन का डिमांड नहीं है कि 100 उदाहरण बताएं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उदाहरण, और आपको हर डायमेंशन में उदाहरण तैयार करने पड़ेंगे, अपने नोट्स में शामिल। इसको 405 नंबर है मनीषा को। विपिन दुबे एथिक्स का है ना। विपिन दुबे का, आप एक तो प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप देखिए किस प्रकार से जो सब हेडिंग है उसको बॉक्स में बंद कर रहा है ताकि वो दिखेगा अच्छे से। और देखिए सब हेडिंग में कुछ भी नहीं लिख रहा, वैज्ञानिकता, समन्वयता, जो इंपॉर्टेंट है एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स, उस सब वर्ड्स को वहां पे लिख रहा है। अब बॉक्स में बंद कर रहा है, तुरंत दिखेगा वो सब। अब नेल्सन मंडेला लिखा और ये बॉक्स नहीं बंद किया होता, वो पढ़ता, वो आगे निकल जाता। यहां उसको नेल्सन मंडेला देखना पड़ेगा ही, और निष्कर्ष में उसका क्या कर दिया, कोटेशन डाल दिया। समझ रहे बात। तो आपको हर डायमेंशन में कोटेशन अगर तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इन्होंने केस स्टडी में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि बेसिकली एक गांव है और उस गांव में मतलब ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच आज भी हो रहा है ना, और उसका समाधान ये एसडीएम है। अब देखिए क्वेश्चन यही पूछा कि घर में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच क्यों करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं से आंसर शुरू कर देते हैं, खुले में शौच होने के कारण नहीं, पहले भूमिका दो। इसने भूमिका बनाया। आज भी भारत में अनेक कार्य ऐसे हैं जो कागज पर तो हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं है। उसमें बड़ा अच्छा इसने शायरी लिख दिया कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है। क्या क्वेश्चन का डिमांड था? नहीं, लेकिन भूमिका में लिख के गेम खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद आपके लिए मैंने जानबूझ के इंग्लिश मीडियम का भी लाया है, सेंसिटाइज करने के लिए। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इन सब का अभ्यास की कॉपी लीजिए, है ना। और टॉपर्स, लेकिन याद रखिए टॉपर कॉपी एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब 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 शॉर्ट नोट्स बन जाए और खूब अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया है, नहीं तो अभी तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो अनिमेश ने देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या है, कितना बढ़िया से ये अलग अलग डायमेंशन बना दिया और सभी डायमेंशन को इसने एक्सप्लेन कर दिया विद डेटा। अब देखिए इस डायमेंशन में, हर लगभग डायमेंशन में इसने पॉजिटिव और शॉर्ट कॉमिंग्स, यही डिमांड भी था, क्वेश्चन का डिमांड भी था, टेबल फॉर्म में बता दिया। हर डायमेंशन में डेटा है। टॉपर कॉपी देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो इसने पूरा एक एक चीज बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फूड वेस्टेज 35% है, सारे चीज जो शॉर्ट कॉमिंग्स को इसने टेबल फॉर्म में बता दिया। दूसरा तरीका क्या था, पॉजिटिव चीज लिखिए और नीचे शॉर्ट कॉमिंग्स लिखिए, है ना। लेकिन टेबल फॉर्म में बताने से क्या ज्यादा क्लैरिटी आ गई, बताइए। अब टॉपर्स कॉपी बेसिकली मैं एनालाइज करा नहीं पाऊंगा, आपको उतना टाइम भी नहीं है। अब मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना है और लिखना है। याद रखिए स्टार्टिंग में आप होंगे कहां पे, 1.01 पे होंगे, यहां होंगे। डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करते जाइए, आप कहां पहुंच जाएंगे साल भर में, 37 पे। इतना पावर है स्मॉल स्टेप का। लेकिन
सोते रह गए, अभी 1 पे हो और नहीं लिखे, वो आंसर राइटिंग और खराब होगा, पहुंच जाओगे 0.03 पे। ये मत बोलना कि सर 0 पे तो नहीं पहुंचे अरे तुम नीचे ही जाओगे, लेकिन यही ग्राफ है जिससे आपका इंप्रूव होगा। डरना नहीं है, आपको यहां पहुंचना है तो स्टार्टिंग में आप यहां कभी नहीं होगे, अभी 1 पे ही हो आप, और 1.01 1.02 ऐसे धीरे धीरे करते करते आप एक साल में इंप्रूव कर लोगे। मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको टाइम का, 10 टेस्ट के बाद टाइम का प्रबंधन सीखिएगा, कैसे क्या करना है। परीक्षा का पैटर्न समझने में बड़ा सहायता होता है मॉक टेस्ट में। विषय वस्तु की समझ बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाएंगे, स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। वहां जो कमेंट्स आता है, तो वो लाल रंग से लिखा हुआ कमेंट जो आप पे प्रभाव छोड़ेगा, वो प्रभाव अगर वही ब्लू से चेक करते तो उतना इफेक्ट नहीं जाता, और लाल रंग लगता है गुरुजी ही लिखे हैं, है ना। तो आपको पूरा डिमांड जैसे भटक गए, क्या पॉइंट्स कम हो गया, सब लिख के आता है। वैसा ही आप सुधार करते रहो। लगभग बच्चों के साथ क्या कमी है कि टेस्ट लिख के आते हैं, पहला पेज पे मार्क्स देख लिए, अरे 85 है, गुड, और उसको रख दिया, गेम खत्म। दोबारा पलट के नहीं देखते हैं। आपको अगर टेस्ट लिख रहे हैं 3 घंटा में, तो 2 घंटा में उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। 2 टेस्ट कम लिखो, 30 के बदला 20 टेस्ट लिखो, लेकिन एनालाइज करके ही लिखो, ठीक है। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है टेस्ट लिखने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। फीडबैक आपको मिलेगा, आपको ऑब्वियसली फायदा होगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फीडबैक का जो मजबूत पक्ष आपका क्या है, उसमें समझ विकसित होगी, है ना। किस पॉइंट को पहले लिखना है, जैसे कि एक कॉमन पॉइंट होता है किसी भी मुद्दों के संबंध में, जागरूकता फैलाएं, होता है कि नहीं। कुछ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है तो विभिन्न विभागों और विभिन्न ये मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी, यही पहला पॉइंट लिख दिया। अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपको उसमें पूरा जो प्राथमिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यही गलती है आपका, अभ्यास नहीं करेंगे। कितना भी वर्कशॉप कर लो, अभ्यास नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। 2 सवाल लिखो, 3 सवाल लिखो, लेकिन डेली लिखिए। एक टेस्ट पेपर को ले आइए, 10 दिन में लिखिए, लेकिन लिखिए। जो ये है आपका कटिंग को थोड़ा कम करना है। एक चीज और लास्ट में बता दूं, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे आसान काम है स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करना। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है, आप समझ जाइए कि कोई एक टीचर, मतलब मैं योगा कर रहा हूं और एक मक्खी भन करते हुए आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, कर पाऊंगा? ध्यान कर पाऊंगा? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। उसी प्रकार से आपका जब कॉपी कोई इवेलुएटर चेक करता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स एक आ गया, ठीक है चलो कोई बात, बार बार आ रहा है, एक पेज में 6 है, तो उसको, उसका ध्यान कॉपी चेक करने में ऐसा ही डिस्टर्ब होता है। और ये ऐसा चीज, जैसे हैंड राइटिंग आप बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक 2 महीना लगता है। एक डायरी बनाया, जो गलत लिख रहे हैं उसको भी लिखा, उसके बदला में सही जो वर्ड्स हैं उसको लिखा, 2 महीना में ठीक हो। जब मेरे जैसे इंसान का ठीक हो गया तो आपका तो होगा ही, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बड़ा टफ वर्ड लिख दें, फैंसी वर्ड लिखते हैं, शुद्ध हिंदी लिख दें, सिंहावलोकन जैसा वर्ड यूज कर दें तो इवेल्युएटर बड़ा प्रभावित होगा। अरे उसको समझ में नहीं आएगा, इतना फास्ट कॉपी चेक करता है। आपको सरल भाषा, प्रोफेशनल लिखना है, ये नहीं कि नॉर्मल वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं बोलचाल में, वो नहीं, लेकिन सरल शब्द का जितना प्रयोग करोगे उतना अच्छा है। मैं तो कहूँगा जगह जगह इंग्लिश वर्ड ब्रैकेट में जरूर लिखिए, जो कीवर्ड्स हैं उसको ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर लिखिए। क्यों लिखिए इंग्लिश में? ये समझ जाओ, पूरा पेज को तुमने देवनागरी में लिखा है और उसमें 2 वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, वो पढ़ेगा कि नहीं? नजर जाएगा। सीधे यहां हिट कर रहे हो, धोनी की तरह सीधे। याद है ना धोनी सिलेक्टर के, MS धोनी मूवी देखे हो ना, तो कहां मारता है शॉट? यहां पे, ठीक है। तो एक चीज और है कि रिवीजन, अगर आप डेली रिवीजन नहीं करोगे जो नोट्स बनाते हो, तो फिर वो गुरु गोबर हो जाएगा।
आपका काम है नोट्स बनाना, डेली रिवाइज करना। 1 घंटा रिवीजन तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स का होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप डेली 1 घंटा रिवीजन करोगे, महीने में एक बार पूरे नोट्स का अपने आप रिवीजन हो जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जब अगला मेंस लिखोगे तो 12-13 रिवीजन के साथ जाओगे। कोई एक सवाल पूछेगा, 2 जवाब, है ना, बस एक। तो ये क्वेरी, खैर कौन सा पेन यूज करना है ये सब आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन जो हैंडराइटिंग धीरे धीरे आप उसका अगर स्पेस बढ़ाओगे, 2 लाइन के बीच स्पेस बढ़ाओगे, अपने आप प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए है, और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। देखो ना, इस बार फेल कर गए, अगली बार मेहनत के साथ देंगे, है ना। फॉर मेंस रीड लेस, रिवाइज मोर एंड प्रैक्टिस फर्दर मोर। कम पढ़िए, ज्यादा रिवाइज कीजिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मोटा मोटी जो मुझे प्रैक्टिस कराना था, बताना था, मैं बता चुका हूं, और शायद आपको बेनिफिट हुआ होगा। याद रखिए, बेनिफिट नहीं हुआ है। बेनिफिट कब होगा? जब घर जाके राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।